गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 11 की मैथमेटिक्स में आज हम लोग जो है प्रश्न नंबर 16 यानी क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग 15 तक पढ़ चुके थे, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए कह रहा है यम संख्याओं को 1 तथा 31 तक रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। यानी एक पहला पद हो गया और अंतिम पद क्या है 31, एक और इधर है 31। इसके बीच में हमें रखनी है संख्याएं। कितनी संख्याएं रखनी है? यम संख्याएं। ठीक है, तो यम संख्याएं रखनी है। अब एक चीज आपको पता होगा कि यदि इन दोनों के बीच में यम संख्याएं रख दें तो टोटल पदों की संख्या हो जाएगी यम प्लस 2। यम जो आप बीच में रखे हो और दो जिनके बीच में रखे हो, कौन कौन? 1 और 31। ठीक है, तो पदों की संख्या का ध्यान रखिएगा। पदों की संख्या टोटल जिस हिसाब से ये कहा जा रहा है उस हिसाब से यदि हम रखें तो पदों की संख्या हो जाएगी यम प्लस 2। यम जो बीच में संख्याएं रख रहे हैं वह, और ये जो किनारे हो रहा है जो पहली संख्या है और जो लास्ट वाली संख्या है, ये दोनों, यानी यम प्लस 2 टोटल जो है संख्या हो जाएगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, और प्रथम पद क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1। फिर जो है अंतिम पद यानी यल या टीएन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अंतिम पद यनवा पद तो हो जाएगा 31। ठीक है, अरे यनवा का मतलब अंतिम पद क्या है? 31 है। पदों की संख्या हम यन मान लेते हैं, क्योंकि पदों की संख्या तो यम प्लस 2 होगी, तो यन इज इक्वल टू यम प्लस 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना तो हो गया, ये करना। इसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 7वीं और यम माइनस 1वीं संख्याओं का अनुपात। एक चीज इसमें विशेष ध्यान रखिएगा, 7वीं कह रहा है, 7वीं, तो 7वीं कौन सी 7वीं? जो यम संख्याएं आप रख रहे हैं उनकी 7वीं संख्या। इसका मतलब जो अगर श्रेणी की बात करें तो श्रेणी में वह कौन सी संख्या हो जाएगी? 8वीं संख्या हो जाएगी, यानी T8 होगा। जो 7वीं संख्या है वह इज इक्वल टू कितने होगा? T8। ध्यान से एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे यहाँ 1 है, फिर यहाँ मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 ऐसे करके, A3, A4, A5 ऐसे करके जाएंगे, A6, A7 ऐसे करके आगे जाएंगे। तो अगर 7वीं संख्या की बात कर रहा है, जो बीच में इंक्लूड की जा रही है, जो बीच में डाली जा रही है संख्या, उस संख्या की अगर बात करें तो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, ये चौथी संख्या है, ये 5वीं संख्या है, और ये 6वीं, और ये क्या है? 7वीं। लेकिन अगर इस एपी के साथ जो है एपी की बात करें तो इस एपी में जो है ये कौन सी संख्या हो जाएगी? ये पहली हो गई, ये पहली हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, ये 6वीं, ये 7वीं, ये 8वीं। यानी जो 7वीं संख्या है वह एपी में जो है 8वीं है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। 8वीं जो है समांतर श्रेणी की 8वीं जो है 7वीं संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि 7वीं और यम माइनस 1वीं संख्याओं का अनुपात जो है, यानी 7वीं संख्या बटे यम माइनस 1वीं संख्या करेंगे तो अनुपात क्या मिलेगा आपको? 5/9। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। ये चीज तो कहा जा रहा है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? यम का मान ज्ञात कीजिए। ये कंडीशंस हैं तो यम का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस तरह की कंडीशन लेके चलते हैं। ये है संख्या, यम संख्या इसमें जोड़ दिए, ये श्रेणी होगी समांतर श्रेणी। ठीक है, ये सूत्र लगेगा, तो आपको मालूम ही है। अब ये यल क्या है? 31 है, और एल को हम बोलते हैं टीएन यानी अनवा पद। तो टीएन इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए 31, और ए का मान क्या है? 1 है, प्लस यन पदों की संख्या। अभी बताएं पदों की संख्या कितनी है? यम तो आप बीच में डाले हो और प्लस 2 पहले से है। ठीक है, जिनके बीच में आप डाले हो, यानी कितना हो गया? यम प्लस 2, तो ये यम प्लस 2 हो गया, -1, यन -1, तो यम प्लस 2 -1 और डी उतर गया। ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें करना क्या है? हम डी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए डी का वैल्यू इजीली निकल जाएगा, यम के पदों में ही निकलेगा। तो यह 1 को पक्षांतर करेंगे, इधर आ जाएगा इतना। ये 2 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी इतना बना। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसमें से घटाएंगे, 30 हो जाएगा, ये ऐसे रहने दीजिए। अब डी का वैल्यू निकालना है तो यम +1 को पक्षांतर कर दीजिए इधर, तो हो जाएगा 30/यम+1, यानी डी का वैल्यू निकल गया। ठीक है,
तो अब जो अनुपात कहा जा रहा है उसको लेके चलते हैं। फिलहाल डी का वैल्यू हो गया 30/m+1, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे देखिए जो कहा जा रहा था कि यहाँ पे 7वीं, ये T7 लिखा है, ठीक है, T7। तो T7 यहाँ पे T7 नहीं लिखना चाहिए था, ये T8 होगा, ठीक है, T8 ध्यान रखिएगा। और ये नीचे जो है Tm-1+1 होगा, यानी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें जो है सॉल्व करने वाले ने जो है मिस्टेक किया है, ऐसे नहीं होगा, ध्यान दे लीजिए। यहाँ पे ये आपको बताएं, ये T7 7वां पद जो है समांतर श्रेणी का 8वां पद है, ठीक है। इसका मतलब होगा T8 अपान नीचे क्या होगा T, ये m-1 पद, तो m-1 पद में जो है समांतर श्रेणी का एक अधिक पद होगा, यानी m-1+1, जैसे ये 7वां जो है 8वां हुआ है तो इसमें +1 करेंगे तो ये कट जाएगा दोनों, यानी m-वां पद यानी Tm होगा, ठीक है। बस यही मिस्टेक लिखने में है यहाँ पे, बाकी सब ठीक है। तो चलिए अब विस्तार करते हैं सूत्र का। तो ये हो जाएगा a+7d होगा ना, 8वां पद, a+8-1d यानी क्या हो जाएगा 7d। उसी प्रकार ये a+m पद है तो a+m-1d, ठीक है। बाकी ये जो अनुपात दे रहा था इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो जो वैल्यू हमारे पास है उसको रख देते हैं। a का वैल्यू कितना है 1 रख दिए, और d का वैल्यू ये है रख दिए, बाकी उतर गया। यहाँ पे 1 का वैल्यू रख दिए, m-1 उतर गया, d का वैल्यू रख दिए, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन है, हमें सिर्फ इजीली कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए पहले गुणा किया गया है, यहाँ पे 7 का इसमें ऊपर में गुणा किया गया, उसके बाद भिन्न की तरह बटा 1 करके सॉल्व किया गया, इतना हो जाएगा। सेम उसी प्रकार जो है इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये m-1 है, m+1 है, अगर माइनस रहता तो कट जाता, लेकिन ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो इसको भी गुणा करेंगे, गुणा करके जो है जोड़ेंगे, ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ देखिए m+1 नीचे है, ये चाहें तो आप काट सकते हैं, ठीक है, काट ही दिया गया है, ठीक है, आप भी काट दीजिए, m+1 कट गया। तो ये हो गया आपका, ये जुटेगा तो हो जाएगा 211, यानी m+211। अब इसको हल करेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना हो गया, ये इतना हो गया, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, पक्षांतर करके m का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 14। आपको m का ही वैल्यू पूछा जा रहा था, आप आसानी से कर लोगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो कैलकुलेशन की जहाँ तक बात है आप तरीका समझिए। जहाँ तक कैलकुलेशन की बात आती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जिस हिसाब से कैलकुलेशन किए हैं वही सबसे ईजी आप ऐसे ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना माइंड यूज करिए, कैलकुलेशन आपको आता है आप अपने जो है दिमाग से करिए, इतना आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो रिपीट कीजिए, आंसर तो सेम ही आने हैं, तो रिपीट करिए कहाँ आपका मिस्टेक हुआ है, ठीक है। जब अपने बल पे वो करेंगे ना, क्या बोलते हैं, फेथ, विश्वास, तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। नहीं लगने वाले क्वेश्चन भी लग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है, यानी एक इबारती प्रश्न का रूप दिया गया समांतर श्रेणी को, अदरवाइज कुछ है नहीं। और एक व्यक्ति ऋण का भुगतान जो है, भुगतान मतलब अदा करना होता है, 100 रुपये, ये जो आगे सिंबल देख रहे हैं ना, ये रुपए का सिंबल है, ठीक है, जो इंग्लिश में RS लिखा जाता है, हिंदी में वो रुपए का सिंबल है, ठीक है। तो कह रहा है एक व्यक्ति ऋण का भुगतान जो है 100 रुपये की प्रथम किस्त से शुरू करता है, यानी प्रथम किस्त, प्रथम क्या, यानी अगर समांतर श्रेणी बनाए तो प्रथम पद क्या होता है हमारा, ए होता है, यानी ए = हो गया 100, ठीक है। थोड़ा समझते भी चलिए, आगे चलते हैं। यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपये प्रति माह बढ़ाता है, यानी हर महीने में 5-5 रुपये बढ़ जा रहा है, तो जो बढ़ता है या घटता है वह क्या होता है, डी का वैल्यू होता है, यानी डी = क्या हो गया 5। क्लियर, ये लिख भी दिया यहाँ पे, देखिए पहले ही लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कह रहा है यमवीं किस्त की राशि क्या होगी, जाहिर सी बात है कि 30वीं किस्त की राशि क्या होगी। तो 30वीं किस्त की राशि यानी 30वां पद आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए 30वां पद निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें मिला, ए मिला, डी मिला, ये TN का सूत्र ये लगेगा, तो 30वां पद निकाल लेते हैं। ये 30-1 होगा, a + n-1d यानी 30-1d, डी का मान 5 रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे कितना हो गया 245, ये आपका आंसर हो गया। बस इतना ईजी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये 18 वाला, उसके बाद आगे क्वेश्चन शायद अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा, देख लिया जाएगा, ठीक है। इसमें एक सूत्र लगेगा, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए
तो क्या कर रहा है, एक बहुभुज पोलिनोमियल मतलब बहुभुज, बहुभुज का मतलब जिसकी अनेक भुजाएं हों, कि दो क्रमित अंतःकोणों का अंतर, मतलब एक जो कोण है उसके बाद जो दूसरा कोण है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 5 अंश का है। जाहिर सी बात है कि 5 जोड़ने पे आएगा, यानी पहला जो संख्या जो पहला कोण होगा उसमें 5 जोड़ के आएगा दूसरा, या 5 घटा के, क्योंकि दोनों में अंतर कितने का है, 5 का है। ठीक है, तो जो जोड़ के घटा के अगला पद मिलता है, तो जिसको जोड़ा या घटाया जाता है वो किसका वैल्यू होता है, डी का, यानी डी इक्वल टू हो गया 5 अंश, याद रखिएगा। ठीक, आय करा यदि सबसे छोटा कोण 120 अंश हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब चूंकि जितनी भुजाएं होंगी बहुभुज में उतने कोण होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है यन का मान ज्ञात करना है, भुजाओं की संख्या को हम यन मान लेते हैं, यन का मान ज्ञात करना है। तो मिला क्या हमें, ए का मान डी का मान हो गया 5 अंश। अब ए की मान की बात करें तो जो कोण होगा क्रमिक रूप में, यानी पहले छोटा है फिर बड़ा है, बड़ा है, ऐसे करके आगे तक बढ़ता गया है। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या हो गया 120, इसका मतलब जो प्रथम पद है ए वह होगा 120। ठीक है, तो आपको ए और डी दोनों मिल गए, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, तो ये देखिए बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग का सूत्र होता है n-2 स्मॉल ब्रैकेट में 180। ये कितना हो भी बहुभुज हो, उसके यदि तीनों अंतःकोण, जैसे त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों पे रखेंगे तभी भी सूत्र आएगा। क्या रखेंगे, यन का मान, यन यानी भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितनी होती है त्रिभुज में 3, यानी 3-2 और 180। ठीक है, तो इसको जो है 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 1, और 180 से गुणा करेंगे, यानी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। इसी प्रकार चतुर्भुज पंचभुज जिसका भी निकालना होगा यन का मान इन भुजाओं की संख्या रख के निकाल सकते हैं कि उसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें बहुभुज है यानी अनंत कोण है, तो यन हम रखते हैं भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो n-2 और 180 अंश। आगे बढ़ते हैं, तो ये होता है हमारा सूत्र यन पदों का। ठीक है, इसमें यन पदों की बात ही हो रही है, तो ये हमारा यन पदों का सूत्र है, और ये जो है जो योग का सूत्र है वह है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यन पदों का योग है ये, और ये यानी यन पद, पद क्या है, कोण है ना, अंतःकोण है ना, और ये अंतःकोणों का योग है। तो ये अंतःकोणों का योग है और ये भी अंतःकोणों का योग हो गया। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनको बराबर यहाँ रख के एक इक्वेशन बन गया हमें। ठीक है, चलिए ये n/2 2a + n-1 डी वाला सूत्र लगा है योग वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। करना क्या है, आपको यन का वैल्यू निकालना है। तो इसमें सिर्फ यन ही तो दिखाई दे रहा है अज्ञात, बाकी सब तो ज्ञात हैं। कैलकुलेट करिए, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ द्विघात समीकरण मिल जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से, कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इतना हो गया, द्विघात समीकरण आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण को, तो मध्य पद को तोड़ के जो है द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे मध्य पद को तोड़ के जो है द्विघात समीकरण को सॉल्व किया गया है, तो मिला हमें n-16 1 ब्रैकेट में, और दूसरे में n-9 = 0। तो n = इसको लेंगे तो 9 हो जाएगा, इसको लेंगे तो 16 होगा। इसका मतलब जो अभिष्ट भुजा है अब या तो 9 होगी या तो 16 होगी। तो यदि 16 को हम लेंगे तो कोण का जो मान होगा बहुत अधिक हो जाएगा, यानी पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। तो कितना होगा, भुजाओं की संख्या 9, यानी बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी 9। तो इसमें n का ही वैल्यू पूछ रहा था। इसमें देखिए कि भुजाओं की संख्या क्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या याद कीजिए, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे जो है आंसर 9। 16 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 16 यदि यहाँ पे रखेंगे आप योग वाले में, यहाँ पे रखेंगे तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट डे देखा जाएगा।